जो बच्चे इसमें मेहनत करते हैं उनके मार्क्स नहीं आते। तो बेसिकली ठंडों के टाइम पर जब मेरे बोर्ड्स पास आ रहे थे नवंबर दिसंबर के महीने में, मैं अपने ब्लेजर के अंदर वाली पॉकेट में ऐसे सेल्फ रिविजनरी नोट्स रखता था, हर चैप्टर के अलग अलग। पकड़ा गया। हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। बच्चों, एक सब्जेक्ट कॉमर्स में जो मैं मानता हूं सबसे इजी सब्जेक्ट है, यानी कि सबसे कम मेहनत करके आप उसके अंदर सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो, बट पता नहीं क्यों बच्चे उस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा। सर, हम लोग डेली इसे रिवाइज करते हैं, है ना, फिर भी हम उसके बाद भूल जाते हैं जो हमने आज पढ़ा है, और फिर हम कल का जब पढ़ेंगे तो आज वाला भूल जाएंगे, फिर हम परसों का जब पढ़ेंगे तो उससे पहले वाला सारा भूल जाएंगे। ये बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कॉमनली एक प्रॉब्लम देखी गई है। क्लियर है? बच्चे इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और इसी प्रॉब्लम की वजह से वो इस इजीएस्ट सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाते। थर्ड, जो सबसे ज्यादा बच्चों को चीजें परेशान करती है वो ये कि सर, हम पेपर में तो लिखकर सब ठीक आए थे, लेकिन उसके बाद हमें मार्क्स ही नहीं मिले। ऐसा सर पता नहीं क्यों हुआ, हम तो इतना सब कुछ लिख कर आए थे, मार्क्स नहीं मिले। पता नहीं सर पेपर में क्या हुआ, जरूर टीचर ने कॉपी गलत चेक करी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वो सब्जेक्ट है तो सबसे ज्यादा इजी, ठीक है, लेकिन उसे पढ़ने का तरीका है। आप उस सब तरीकों को, उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तभी आप उस सब्जेक्ट के अंदर एस, यानी कि उस सब्जेक्ट को एस आप तभी कर सकते हो जब आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे। एस मतलब कम से कम 95 और उससे ज्यादा। क्लियर है? और उस सब्जेक्ट का नाम है हमारा बिजनेस स्टडीज। हाँ, आप लोगों ने बच्चों बिल्कुल सही सुना, बिजनेस स्टडीज। ये कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट है, लेकिन यार मार्क्स तो वो अकाउंटेंसी के बराबर, इकोनॉमिक्स के बराबर, मैथमेटिक्स के बराबर ही आपके लिए लेकर आ रहा है ना, 100 मार्क्स। तो फिर इस सब्जेक्ट को बच्चे सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। और जो बच्चे इसमें मेहनत करते हैं उनके मार्क्स नहीं आते। ठीक है, दैट मीन्स आप लोग इस सब्जेक्ट को अप्रोच करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, शायद वो गलत हो सकता है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके इसी प्रोसेस को ठीक करवाने वाला हूं, इसी प्रोसेस को एकदम परफेक्ट करवाने वाला हूं, जिसके अंदर आप कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है कि सर रिवीजन का प्रॉब्लम है, हम आज जो पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, फिर हम जैसे जैसे आगे का पढ़ते हैं पिछला भूल जाते हैं, क्या रिवाइज करें, इतना सारा डेटा है, किस चीज को बार बार रिवाइज करें, पेपर में क्या लिख कर आए जिससे हम लोगों को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। और जो सबसे ज्यादा बच्चों को डर देता है सब्जेक्ट के अंदर, वो है आपकी केस स्टडीज। सर, केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करें, समझ में ही नहीं आता केस स्टडीज को सॉल्व करने का तरीका। तो ये सारे डाउट ना मैं आज इस वीडियो के अंदर एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। पूरा एक आपको माइंड मैप, एकदम रोड देने वाला हूं, जिससे थ्रू आप बिजनेस स्टडीज के अंदर एटलीस्ट 95 स्कोर कर सकें। चलिए आइए बच्चे, देखिए। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके अंदर बेटा मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से कम है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप उस चीज को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, एक दो दिन फॉलो करा फिर फॉलो करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट इतना मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि कम मेहनत के अंदर आप उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने उस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करा तो आपके इतने मार्क्स गारंटी से बनेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बिजनेस स्टडीज के अंदर हर टर्म का, एवरी टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। इसका क्या मतलब? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हो, क्लास 11th में जब अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हो, तो उसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं, बिजनेस आता है, क्या बोलते हैं, आपका इंडस्ट्री आता है, आपका कॉमर्स आता है। इन टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इनका मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ सकते हो, एडवांटेजेस को समझ सकते हो, डिसएडवांटेजेस को समझ सकते हो। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन सब के मतलब आपको पता होने चाहिए। वो चाहे आप बुकिश लैंग्वेज में आपको मतलब पता होने चाहिए, अपनी खुद की लैंग्वेज में, बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए कि इन टर्म का मतलब क्या है। तभी जब इनके सब टॉपिक स्टार्ट होते हैं ना, फीचर्स होते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिफरेंस बिटवीन, इनको आप अच्छे से तब टैकल कर पाओगे। आपको वो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छे से आप उन्हें ग्रैप कर पाओगे अगर आप उनको
मेजर हेडिंग का ही मतलब आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या है कि जितने भी मेन हेडिंग्स है आपकी बिजनेस स्टडीज में, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप ये कर लेंगे तो आपको सब टॉपिक्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। क्लियर है? फिर जो बच्चों की नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि सर क्या चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडीज के अंदर जो बिल्कुल याद होनी चाहिए, मतलब उसको तो हम वेरी नहीं कर सकते। देखो ऐसा नहीं है कि आप हेडिंग्स को वेरी नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप हेडिंग्स को वही हेडिंग्स यूज करें जो एनसीईआरटी में गिवन है या फिर जो आपकी बुक्स में गिवन है। रीजन बीइंग क्योंकि उसी पैटर्न में जब आप बोर्ड का पेपर देंगे या 11th का पेपर देते हैं तो टीचर्स उन्हीं हेडिंग्स को प्रिफर करता है। बात आई समझ में? तो आप वही सेम हेडिंग्स लिखेंगे, वर्ड ही तो याद करने हैं ना आप लोगों को, तो वो सेम वर्ड्स आप याद करेंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। सो इट इज ऑलवेज कि आप भाई इन हेडिंग्स को अच्छे से याद कर लो, अच्छे से। ये हेडिंग्स आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब हेडिंग्स क्या, जैसे फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप की हम बात करें तो उसके फीचर्स क्या हैं, तो फीचर्स की हेडिंग होती हैं, तो उसके फीचर्स की हेडिंग तो आपको एटलीस्ट अच्छे से रटी होनी चाहिए। उसके एडवांटेजेस की हेडिंग अच्छे से रटी होनी चाहिए, उसके डिसएडवांटेजेस की हेडिंग अच्छे से रटी होनी चाहिए। और सर क्या करें फिर इसको अच्छे से याद करने के लिए? मैं ये कहता हूं कि आप अपने एक नोट्स बनाओ, उन नोट्स के अंदर मेन हेडिंग लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप आपने लिखा, उसका मीनिंग क्या है, टर्म का मीनिंग क्या है, वो आपने ऊपर 2 लाइन के अंदर मीनिंग लिख दिया। उनके एडवांटेजेस आपने पॉइंटर्स, खाली हेडिंग लिख दी। उसके बाद उनके फीचर्स हेडिंग्स, डिसएडवांटेजेस हेडिंग्स। जब आप ऐसे करोगे ना तो आपके पास आधे पेज के अंदर उस टर्म का पूरा पता होगा कि ये एक्चुअल में है क्या, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब मैं खाली हेडिंग याद करने को आप लोगों से क्यों बोल रहा हूं, रीजन सुनो। क्लास 11th, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज को याद करने का, प्रेजेंट करने का तरीका आप सेम रखना। क्लास 12th की अगर आप बच्चों बोर्ड के अगर आप मार्किंग स्कीम को चेक करोगे तो वो स्पेसिफाई करता है कि हेडिंग का हम आधा नंबर देते हैं। जैसे 5 मार्क्स का उसने एक क्वेश्चन दिया जिसमें वो आपसे 5 हेडिंग्स पूछ रहा है, तो आधा नंबर तो मिलेगा हेडिंग का और आधा नंबर मिलेगा उसका एक्सप्लेनेशन का। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं भी आता और आपको हेडिंग्स पता है तो आप खाली हेडिंग्स लिख के 5 में से 2.5 नंबर लेकर आ सकते हो। अब आप खुद सोचो, हाउ कूल इज दैट, हाउ कूल इज दैट। कितनी कम मेहनत के अंदर आप 50% मार्क्स को ग्रैब कर लोगे, कितनी कम मेहनत के अंदर। डेट्स व्हाई मैं बोलता हूं हेडिंग्स तो पक्के से याद होनी चाहिए हर टॉपिक की। और ऐसा नहीं है खाली 5 हेडिंग ही याद करनी है, नहीं। अगर किसी टॉपिक में 6 हेडिंग, 7 हेडिंग, 8 हेडिंग्स तक गिवन है, सारी हेडिंग्स याद करो। उसका रीजन भैया केस स्टडी के अंदर हेडिंग्स के ऊपर ही कभी कभी केस स्टडी बना दी जाती है। जैसे केस स्टडी दी गई, उसके अंदर पूरा केस दिया, उस केस के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे दिए, कैरेक्टरिस्टिक को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक ना, वो 8 मान के चलो कोई कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो उसमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उठाकर दे सकता है। अब मान के चलो 3 कैरेक्टरिस्टिक वो पूछ रहा है, आपने 8 में से 5 याद करे हैं, जो 3 याद करके नहीं गए वो 3 कैरेक्टरिस्टिक वो पूछने बैठ गया। सो समटाइम्स इट बिकम्स रिस्की। तो भैया उस रिस्क को दूर करने के लिए आप, मेरी यही एडवाइस है कि आप सारी हेडिंग्स याद करो, सारी हेडिंग्स आपको याद करनी ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको करनी है वो करनी है कीवर्ड्स। दिस इज अ मेन पार्ट। बच्चों अगर आपने हेडिंग्स प्लस कीवर्ड्स के ऊपर ग्रिप बना दिया ना, बस आपका काम खत्म। आपको अगर एक कोई सेंटेंस है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मेरिट गिवन है, एक एडवांटेजेस गिवन है, उस एडवांटेजेस में आपने हेडिंग लिखी और उसके अंदर आपको 3 लाइन का एक एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। आप बच्चे क्या करते हैं, उस 3 लाइन के एक्सप्लेनेशन में क्या लिखकर आना है, कितना लिखकर आना है, कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। भैया बात सुनो ध्यान से, उस जो 3 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन होगा ना, उस 3 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन में जो 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन होगा उसके अंदर ही कीवर्ड्स आपको प्रेजेंट कर कर आने हैं, कीवर्ड्स मेंशन कर कर आने हैं। आपको हेडिंग याद है, आपको कीवर्ड्स याद है और कीवर्ड्स की हेल्प से आप एक सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। तो आपका जो रटना है, आज आप जो बच्चे क्रैमिंग करते हैं पूरे पूरे सेंटेंसेस की, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, कंपेरेटिवली 20 या 30% ही रह जाएगी। भाई आपको हेडिंग्स याद करनी है, आपको कीवर्ड्स याद करने हैं, इससे ज्यादा आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर कुछ करना नहीं है। मतलब आपको पता है, कीवर्ड्स पता है, हेडिंग पता है,
इसके थ्रू आप अपनी थोड़ी सी इंग्लिश लगाकर सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। दिस इज माय गारंटी, इतना करके जाओगे, सेंटेंस ठीक बनाकर आओगे तो बच्चों आप लोगों को पूरे नंबर मिलने वाले हैं। बोर्ड की एक बात और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि जितना मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, अपने जब मैंने खुद एग्जाम दिया था या फिर जितने भी मैंने अब तक स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं उनकी जो स्ट्रेटेजी को देखकर या फिर उनके जो मार्क्स देखकर मैंने एक्सपीरियंस गेन करा है, वो ये देखकर करा है कि बोर्ड्स ग्रामेटिकल एरर पर मार्क्स कम काटता है। यानी कि मेजरली ग्रामर जो छोटी छोटी आपकी ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं उनको इग्नोर कर देता है। वो बस ये देखता है कि बच्चे ने कीवर्ड्स लिखे हैं या फिर नहीं लिखे हैं। कीवर्ड्स लिखे हैं वो बेटा पूरे मार्क्स अवॉर्ड कर देता है। उसका रीजन ये है कि भाई मान के चलो एक हेडिंग लिखनी है, एक एडवांटेजेस लिखना है आपको और उसके आगे आपको 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन देना है, तो भैया इसके मिलेंगे आपको 0.5 मार्क्स और इसके मिलने वाले हैं 0.5 मार्क्स। आप बच्चों देख पा रहे हो 0.5 मार्क्स के लिए 3 लाइन के एक्सप्लेनेशन और 0.5 मार्क्स के लिए एक वर्ड। आप देख पा रहे हो, तो बोर्ड उसको पता है कि अगर हमने आधे नंबर के लिए इतना वेटेज इसके ऊपर देंगे तो बच्चा फालतू की मेहनत ही करेगा। क्लियर है? तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि भैया इस सेंटेंस के अंदर पहली बात तो कोशिश ये करना कि हर सेंटेंस 3 लाइन, हर जो कोई भी सब हेडिंग है वो 3 लाइन की मत लिखना, 2 से 2.5 लाइन मोर देन सफिशिएंट है अगर उसके अंदर सफिशिएंट कीवर्ड्स यूज करे गए हैं तो। ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी है आपको 2 से 2.5 लाइन में कैसे अपने सेंटेंस को फ्रेम करें, जिसके अंदर आप लोगों ने सुटेबल कीवर्ड्स को अगर फ्रेम कर दिया होगा, प्रेजेंट कर दिया होगा, तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया 0.5 मार्क्स के लिए बोर्ड आपको इतना ज्यादा प्रेशराइज तो करेगा नहीं। वो बस इसमें क्या चेक करेगा, आपके कीवर्ड चेक करेगा कि आपका सेंटेंस और आपके कीवर्ड मिलाकर जो उन्हें चाहिए वो प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। और यहीं पर बच्चे ना सबसे ज्यादा गलती कर आते हैं। वो 3 लाइन का या छोड़ो 6 लाइन का, 8 लाइन का पूरा 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 एक पैराग्राफ लिखाएंगे, एक लेटर लिखाएंगे और उसके अंदर कीवर्ड्स ही प्रेजेंट करके नहीं आते। जो कीवर्ड, जो वर्ड्स एक्चुअल में उस टर्म का मतलब बता रहे हैं वो कीवर्ड्स आपने यूज ही नहीं करे, जिसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलते। इसी वजह से बच्चे इस सब्जेक्ट के अगेंस्ट रहते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चों की गलतियां होती हैं। हेडिंग तो चलो मैं मान के चलता हूँ वो याद करके ले जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां वो यहीं पर कर आते हैं क्योंकि वो कीवर्ड्स का यूज नहीं करते। कीवर्ड्स आपको यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक हेडिंग्स याद करनी है, दूसरे कीवर्ड्स याद करने हैं। अब बात आती है कि चलो सर समझ में आ गया, हेडिंग्स हो गई, कीवर्ड्स हो गए, अब इनको याद कैसे रखा जाए, मतलब एक बार याद कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं, क्या करें? देखो इसके लिए भी मैं कुछ ट्रिक्स हैं मैं आपको बताता हूं। सेल्फ रिविजनरी नोट्स बच्चों ये आपको खुद प्रिपेयर करने हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि एक मीडियम, स्मॉल टू मीडियम चैप्टर एक पेज के अंदर कवर हो जाए और एक लार्ज जो चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, वो 2 पेजेस के अंदर आपका कवर हो जाए। ऐसा करने से बच्चों पता क्या होगा, आपके पास एक हैंडी नोट्स होंगे, जब मन चाहे आपको ना कन्वीनियंटली ओपन कर सकते हो, एक पेज पर ही ओपन कर सकते हो, सारी चीजें रिवाइज कर लो, सारी उसी से चीजें रिवाइज हो जाएंगी। उसके अंदर आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, हेडिंग्स लिखनी है। अगर आप उन्हें अच्छे से लिखोगे तो एक पेज के अंदर वो आ जाएंगे, नहीं तो 2 पेज के अंदर भी आ जाएंगे। तो बेसिकली आपको 20 पेज का चैप्टर पढ़ने से अच्छा है आपने 2 पेज के नोट्स से उसको रिवाइज कर लिया। उन नोट्स के अंदर आपके लिए क्या क्या होने चाहिए, हर टर्म का मतलब होना चाहिए, जो भी मेन टर्म्स होती हैं, मेन हेडिंग्स होती हैं, और जो आपकी हेडिंग्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी हेडिंग्स पक्के से होनी चाहिए सारी। और उनके जो कीवर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड्स हैं, अगर आप वो भी उसके अंदर लिख दोगे तो आपके लिए रिवीजन करना इतना आसान हो जाएगा कि आप जब उसे बार बार उसे जब रिवाइज करोगे तो आपके अंदर दिमाग में बिल्कुल बस जाएंगे। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? सबसे मेन प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं। आपने मान के चलो आज बीएसटी के अंदर बुक खोली और 10 पेज को पढ़ा, ठीक है। 10 पेज को पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट डे 10 पेज पढ़ोगे, तो बेसिकली जब आप नेक्स्ट डे 10 पेज पढ़ने गए वो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन आप ये चेक करोगे कि पीछे जो 10 पेज पढ़े थे वो आप भूल गए। अब आप जब रिवाइज करोगे आपको पूरे आप 10 पेज रिवाइज करने बैठ जाते हो, जो सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ा टाइम वेस्ट होता है। फिर आप कहते हो रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता। अगर वही 10 पेज आप एक आधे पेज के नोट्स में प्रिपेयर कर लें कि जिसके अंदर खाली हेडिंग्स और कीवर्ड्स आप लिख देंगे तो वो आधे पेज के अंदर आ जाएंगे। और जब उसको आप रिवाइज करोगे, कहाँ बच्चों 10 पेज रिवीजन करने में और कहाँ खाली आधा पेज को रिवाइज करने में, एक कंपैरिजन आप खुद महसूस कर पा रहे होंगे कि किस में कम टाइम लग रहा है और कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। तो बेसिकली
सेल्फ रिविजनरी नोट्स इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी रिवीजन में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? आपके रिवीजन टाइम को कम करेंगे और आपके लिए इतने ज्यादा क्या बोलते हैं कन्वीनियंट होंगे कि आप लोग जब मन चाहे तभी से रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में किसी बच्चे को पनिशमेंट मिला है ना। मेरे को क्या होता था क्लास 12 में, मैं थोड़ा ना चुलबुला टाइप का होता था कि चलती चलती क्लास में कभी भी चुल्ल कर दिया। तो बेसिकली ठंडों के टाइम पर जब मेरे बोर्ड्स पास आ रहे थे नवंबर दिसंबर के महीने में, मैं अपने ब्लेजर के अंदर वाली पॉकेट में ऐसे सेल्फ रिविजनरी नोट्स रखता था, हर चैप्टर के अलग अलग। कोशिश यही करता था कि एक पेज पर आ जाए, एक पेज पर वो नोट्स आ जाए, ठीक है। और अपने पास ऐसे रखता था एकदम चीटिंग वाले पेपर की तरह, ठीक है। तो जैसे ही मान के चलो क्लास में कुछ ऐसा हुआ कि टीचर ने बोल दिया विपुल गेट आउट ऑफ द क्लास, तो मैं बड़े शौक से जाता था। मैं बेइज्जती महसूस नहीं करता था। क्लास के बाहर गया, आधे घंटे भी खड़ा रहा। अब ये पता है उस आधे घंटे के अंदर क्या होता था? मैं कम से कम 3 चैप्टर रिवाइज कर मारता था बिजनेस स्टडीज के। टीचर को लग रहा है निकम्मा है, बट एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय ओन टारगेट, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड मोर देन 95 मार्क्स इन माय क्लास 12th इन बिजनेस स्टडीज। दैट वाज द रीजन, दैट वाज अ मेजर रीजन, ठीक है। तो मैंने हर कहते हैं ना प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करा, हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करा। नवंबर दिसंबर के टाइम पे आपको इतना ज्यादा आइडल टाइम मिलेगा ना, कुछ भी मत करो। आप खाली बैठे हुए, कुछ नहीं, वो पेपर उठाए आपने, चेक कर लिया कि ठीक है क्या हो रहा है। स्कूल जा रहे हो, बस में आपने कर लिया। ऐसे 10-10 15-15 मिनट का भी आप टाइम दोगे ना एक पेज के ऊपर, तो आपको चैप्टर एग्जाम आते आते ना एकदम टिप्स पे हो जाएगा। और यही मेरे साथ भी हुआ था। तो ऐसे ही आपको करना है। सेल्फ रिविजनरी नोट्स हर जगह पर काम आएंगे, ठीक है, हर सिचुएशन में काम आने वाले हैं। रिवीजन टाइम को कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम कर देंगे। तो ये तो होना चाहिए। इनके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आपकी हेडिंग्स प्लस आपके जो कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होने ही चाहिए इसके अंदर, तभी आपके लिए फायदा देंगे, ठीक है, आपके लिए फायदा देंगे। तो लास्ट है वो, अभी मैंने बताया कीप रिवाइजिंग। अब आपको जो आपके पास हेडिंग्स हैं, आपके पास कीवर्ड्स हैं, अब वो हेडिंग्स कीवर्ड्स आपके पास एक पेपर पे लिखे हुए हैं। अब उस पेपर को आपको बार बार रिवाइज करना है। एक चीज और मैं बताता हूँ कि बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं केस स्टडीज से। केस स्टडी से डरना क्यों है? आप जितनी भी केस स्टडीज को पढ़ेंगे ना, अगर कितनी भी केस स्टडीज को पढ़ लो, उसके अंदर जब आप किसी कैरेक्टरिस्टिक को, एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को आइडेंटिफाई करने को बोला जाता है, किसी टर्म को आइडेंटिफाई करने को बोला जाता है, तो आइडेंटिफिकेशन बच्चों पता है होता कैसे? कीवर्ड से होता है। आपको कीवर्ड्स पता है तो आप किसी भी टर्म को, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को, एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आराम से। तो कीवर्ड्स इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी फिर केस स्टडी नहीं बचती बच्चों, केस स्टडी का प्रीमॉर्टम हो जाता है, ठीक है। वो आराम से आप खोल के फेंक दोगे, बच्ची है, हटाओ इसे, आगे बढ़ो। आसान है, बहुत आसान है अगर आपको कीवर्ड्स याद होंगे। क्योंकि जो कीवर्ड्स आप घर से जो वर्ड्स याद करके गए हो ना, आपने शॉर्ट नोट्स के अंदर जो वर्ड्स याद करके गए हो, वही वर्ड्स, वही एग्जैक्टली वर्ड्स उस कीवर्ड के अंदर, उस केस स्टडी के अंदर आने वाले हैं। जैसे आप देखोगे अच्छा ये वाला वर्ड यहाँ पर आया, इसका मतलब इसका ये कैरेक्टरिस्टिक ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। बात आई समझ में? और ये स्ट्रेटेजी क्लास 11 तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज दोनों के लिए है, ठीक है। तो इस वीडियो को, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा क्या केस स्टडीज के लिए करना है और ओवरऑल बिजनेस स्टडीज के लिए मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आप इसी तरीके से करोगे, आई एम श्योर यू विल गेट 95 प्लस मार्क्स इन योर क्लास 11th एज वेल एज योर इन क्लास 12th। तो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। ऐसे ही लेकर आता रहूंगा आपके लिए एक्साइटिंग वीडियोस जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी।